बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आपका ये चैप्टर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये भी आपकी पीएम बॉक जो है उसमें से ही होगा। जिस तरह आपने पहले प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर देखा था, जिसकी मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, उस वीडियो के अंदर भी इसी बुक का चैप्टर 11 स्टडी किया गया था। चैप्टर 12 जो है वो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, जिसके हमने लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। लेकिन हम इसको यहाँ पे भी इस बुक के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर का आपको आइडिया है, लास्ट सेमेस्टर में भी आपने एक असाइनमेंट की थी। स्टेक होल्डर को आम अल्फाज में हम वो कहेंगे जिसका प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई मुफाद या वो किसी ना किसी वजह से उस प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्ट होता। तो स्टेक होल्डर सिंपल वर्ड्स में तो ये है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम इसको देखते हैं। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस, यानी जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है वो प्रोसेसेस उसके अंदर होते हैं। रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट कुड इम्पैक्ट और बी इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर क्या होगा? वो पीपल, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस दैट कुड इम्पैक्ट और बी इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, यानी जिनको या तो प्रोजेक्ट से असर हो रहा होगा या वो प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो रही होंगी। कोई भी लोग, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट की वजह से या तो उन पे असर हो रहा है या असरअंदाज कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होगी? ये वो प्रोसेसेस होंगे जिनकी वजह से ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एनालाइज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट and to develop appropriate management strategies for effectively engaging stakeholders in project decisions and execution। यानी आपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्यों करनी है? ताकि आप स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को देखें और वो किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को, और ऐसा एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है जिसकी वजह से जो भी उनका इम्पैक्ट होगा या उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से एड्रेस किया जा सके। यानी उसका मतलब है कि इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट के डिसीजंस और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इंक्लूड किया जाए, उनको समझा जाए और उनके जो भी मसले हैं या उन की वजह से जो मसले हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इंगेजिंग का ये मतलब है कि उनको यही नहीं है कि आप कहीं पे रोड बना रहे हैं और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसका आप सोचें ही ना, और आप सिंपल रोड बना दें, हो सकता है बाद में वो रोड ब्लॉक कर दें, वो चलना ही ना दें या कोई और मसले निकल आएँ। तो उससे बेहतर है कि पहले जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस स्टेक होल्डर को, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें लोकल लोग होंगे, उनको आप इंगेज करें, उनके मसले सुने, उनको प्रोजेक्ट के डिसीजंस के अंदर इंक्लूड करें और ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाएं जो कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की वजह से बनेगी। ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा फ़ायदा दे सके बजाय इसके कि बाद में नुकसान हो। तो आपने जिस तरह प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट देखा है उसके अंदर भी और इसके अंदर भी आपको रिस्क का फैक्टर नज़र आएगा कि आप प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जब कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर था, कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि आपने स्टेक होल्डर्स के रिस्क को जो है वो एड्रेस करना है, और स्टेक होल्डर्स की वजह से भी रिस्क डेवलप होते हैं। आगे है जी, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऑल्सो फोकसेस ऑन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, addressing issues as they occur, managing conflicting interest, and fostering appropriate stakeholder engagement in project decisions and activities। यानी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों पे फोकस करती है। यानी आपने स्टेक होल्डर को हर तरह से इंगेज करना है, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होगी उसके साथ, उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को देखेंगे, क्या इश्यूज हो सकते हैं उस वजह से वो देखेंगे, जो भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट हैं स्टेक होल्डर के साथ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है, और कहाँ तक आपने किसी भी स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ में, ये सारा प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स के अंदर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को एक तरह से समराइज़ किया गया, क्या प्रोसेसेस हैं इसके। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर्स को, कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्टेक होल्डर्स हैं कौन कौन। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट कुड इम्पैक्ट और बी इम्पैक्टेड बाय डिसीजन, एक्टिविटी और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट
and analyzing and documenting relevant information regarding their interests, involvement, interdependencies, influence, and potential impact on project success. यहाँ पे उन्होंने यही आपको नज़र आ रहा है कि ये आइडेंटिफाई आपने हर उस इंडिविजुअल लोगों को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को करना है जो किसी भी तरह प्रोजेक्ट को या तो अफेक्ट कर सकते हैं या इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे, और उनकी वजह से प्रोजेक्ट का आउटकम किस तरह डिफरेंट हो सकता है। फिर आपने ये देखना है कि उनसे क्या हर स्टेक होल्डर के क्या इंटरेस्ट हैं, वो किस तरह प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स हैं या नेगेटिव स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वो पॉजिटिवली स्टेक प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ पहले स्टेप में होगा कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। दूसरा है प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जब आइडेंटिफाई किया है तो उसके बाद देखेंगे कि उनको मैनेज कैसे करना है, उसका प्लान बनेगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली इंगेज स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस। किस तरह आपने उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके वजह उसको देख के आपको पता चलेगा कि इनको मैनेज कैसे करना है। तो वो जो मैनेज करने का प्लान है सारा, वो आपका सेकंड स्टेप होगा। फिर है मैनेज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, कि अब आपने उनको इंगेज करना है, जो आपने ऊपर प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक तरह से। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, यानी अब आपने जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का प्लान बनाया था उसको आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। क्यों किया है? ताकि टू मीट देयर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस, एड्रेस इश्यूज एज दे अकर एंड फॉस्टर अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर स्टेक होल्डर्स, ज़रूरी नहीं कि एक स्टेक होल्डर हो, डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक ही स्टेक होल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चले विद इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो बहरहाल उनकी जो भी उनके नीड्स या एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी उनकी वजह से इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बेस्ट तरीके से, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट पॉसिबल सक्सेसफुल एंड की तरफ जाए। कंट्रोल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, the process of monitoring overall project stakeholder relationships and adjusting strategies and plans for engaging stakeholders। जैसे किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर होता है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं, तो वो कंट्रोल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में आएंगी। कि जब आपने ये वाली स्ट्रेटजीज ऊपर आप जब लगा रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि किसी स्टेक होल्डर की जो आपने तैयारी की थी वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है, या स्टेक होल्डर का ही मूड बदल गया, तो फिर आपको कंट्रोल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपको कोई प्लान चेंज करना पड़ सकता है। और यही चीज़ें इस फिगर में भी एक्सप्लेन की गई हैं। पहले में अगर आप देखें आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, इसका मतलब है कि आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो यहाँ पे पीएम बॉब के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इस तरह तीन तरीके से चलेंगे। कि एक है इनपुट्स, यानी जब आपने ये वाला काम करना है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। दूसरा है टूल्स एंड टेक्निक्स, जब आपने चीज़ें इनपुट की तो किस तरह क्या उनके ऊपर आपने टूल्स या टेक्निक्स लगानी है जिसकी वजह से आपका ये काम हो जाए, और क्या आउटपुट निकलेगी जो किसी और जगह पे इनपुट बन के आएगी। यानी जब आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें है प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। अब ये क्या चीज़ें हैं? प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट करते जाते हैं, उसका एम, विजन, उसके जितने भी उसके अंदर काम आपने करने हैं प्रोजेक्ट के, वो आप यहाँ पे ब्रीफ लिख देते हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आ जाएंगे। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है कि जो भी आपकी एंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या कल्चर है, किस तरह का काम आप करते हैं। जैसे आपको आइडिया होगा कि सिंपल एग्जांपल लें कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का कल्चर डिफरेंट है, तो यानी वहाँ पे एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फिर आउटसाइड फैक्टर्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे, जैसे कोई पॉलिटिकल
फैक्टर्स हैं, कोई बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई इशू है या कोई भी चेंजेस है, उसकी वजह से आपकी जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो वो उसकी जब वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपको ये जो भी रिलेटेड काम है, जैसे स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, वो डिफरेंट हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट कि आप काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं, तो वो भी सारा इनपुट होगा। तो जब अब वो आ जाएगा तो उसके बाद आप टूल्स और टेक्निक्स लगाएंगे कि स्टेक होल्डर एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करने के। एक्सपर्ट जजमेंट, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो बताएंगे कि कौन सा स्टेक होल्डर किस तरह अफेक्ट कर सकता है, क्या हो सकता है। और मीटिंग्स मीटिंग्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू देखेंगे कि आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर्स को तो कैसे कर रहे हैं। और जब ये काम हो जाएगा तो स्टेक होल्डर रजिस्टर बनेगा जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाइड होंगे और उनके जो भी इम्पैक्ट्स होंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन या नीड्स हो सकती हैं, वो आप देखेंगे। फिर आप अगले फेज़ पे आ जाएंगे जो कि है प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इसके इनपुट्स के अंदर आप बाकी चीज़ें तकरीबन वही हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं कि स्टेक होल्डर रजिस्टर आ गया जो कि यहाँ से गया। अब इसको आप टेक्निक्स लगाएंगे, एक्सपर्ट जजमेंट, मीटिंग्स, एनालिटिकल टेक्निक्स लगा सकते हैं कि कैसे आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का प्लान बनाना है। जब वो हो जाएगा तो फिर आपके पास स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपडेट हो चुके होंगे, क्योंकि अब आपने ये दो प्रोसेसेस किए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट का है वो अपडेट होंगे। फिर आप आ जाएंगे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कि उनको इंगेज कैसे करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं प्लान आ गया कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान, कि आपने किसी भी ग्रुप, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करना है तो वो प्लान आपने प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान में बनाया होगा, जो कि ऊपर चैप्टर्स में आपको मिलेगा, लेकिन हम हमारे सिलेबस में वो नहीं है। और चेंज लॉग के जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उनका लॉग रखना, उनका रिकॉर्ड रखना, वो वाला डॉक्यूमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही डॉक्यूमेंट्स हों। फिर क्या टेक्निक आप लगाएंगे मैनेजमेंट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। कम्युनिकेशन मेथड्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ आपने उनको इन्वॉल्व करना है प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये स्किल्स, ये मेथड्स आपको चाहिए होंगे। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इशू लॉग, चेंज रिक्वेस्ट आएंगी क्योंकि स्टेक होल्डर्स की जो भी नीड्स या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आएंगी। तो वो चेंज रिक्वेस्ट, अपडेट प्लान आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे और प्रोसेस एसेट्स जो हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह फिर आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के अंदर मेन जो चेंज आ रही है वो है वर्क परफॉर्मेंस डेटा, कि अगर आपको लग रहा है कि काम ठीक नहीं हो रहा तो फिर ही आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएंगे। और टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स के जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मैनेज करते हुए आपको कुछ आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जो हमने मॉनिटर करते हुए देखा कि ये चीज़ें सही नहीं काम कर रही, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, तो वो आप इन सिस्टम से देखेंगे। फिर एक्सपर्ट जजमेंट है और मीटिंग्स। और आउटपुट में देखेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आउटपुट में आ गई, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट, और जो चीज़ें पहले आपने देख ली हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या स्टेप्स जो है वो क्या क्या चीज़ें इनपुट और आउटपुट कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या टूल्स लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ नीचे अगर देखें तो यही चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं उसी तरह ही थोड़ा सा डिटेल में करके। तो ये आप खुद ही इसको देखेंगे। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स के अंदर मैंने एक तरह से ज़ुबानी तो सारा कुछ बता दिया आपको। ये फ़्लो चार्ट अगर आप देखें तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनपुट क्या हो रहा है और फिर ये इनपुट है, उसके बाद जो भी आपने बीच में काम कर रहे हैं कि जो टूल्स और टेक्निक्स लगाई थी और जो आउटपुट्स हो रही हैं वो कैसे हैं। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आपने खुद ही क्वेश्चन करके मुझसे पूछना है व्हाट्सएप पे, तो फिर आपको क्लियर होगा। और यहाँ नीचे जो है वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि क्या क्या काम जो है वो हो सकते हैं।
इस को आप खुद ही पढ़ेंगे, ये मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. इट इज़ क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स अर्ली इन द प्रोजेक्ट और फेज एंड टू एनालाइज देयर लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट, their individual expectations, as well as their importance and influence. This initial assessment should be reviewed and updated regularly. Most projects will have a diverse number of stakeholders depending on their size, type, and complexity. कि जो भी पहले लाइन में उन्होंने ये एम्फोसिस किया है कि स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन जल्दी कर लेनी चाहिए. उसको आप मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कैजुअली लेते हैं और आप कहते हैं कि ये चीज़ें हम बाद में देख लेंगे या इसका इतना मसला नहीं है, या ये ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब वो इशू बन जाता है तो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इट इज़ क्रिटिकल कि आप जो स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन है वो जल्दी कर लें, जल्दी के फेज़ में करें, ताकि उसको प्रोजेक्ट के ओवरऑल मैनेजमेंट प्लान के अंदर जल्दी इनकॉर्पोरेट करके प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर किया जाए. और जो इनिशियल असेसमेंट आप करेंगे वो साथ विद टाइम रिव्यू और अपडेट होती जाएगी. और जिस तरह उसने लिखा है कि प्रोजेक्ट हर तरह के होते हैं और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डाइवर्स नंबर के हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि एक प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हों, और उनका साइज़, उनकी टाइप, उनकी कम्प्लेक्सिटी, उनका इम्पैक्ट जो है वो वेरी करेगा, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए आपको ये काम एक तरह से दोबारा ही करना पड़ता. While the project manager's time is limited and should be used as efficiently as possible, these stakeholders should be classified according to their interest, influence, and involvement in the project, taking into consideration the fact that the effect or influence of a stakeholder may not occur or become evident until later stages in the project or phase. कि आपने शुरू में जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं उनको ये देखना है कि वो किस तरह, उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या किस तरह वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और वो कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर. क्योंकि हो सकता है कि शुरू में कोई इन्वॉल्व ना हो रहा हो, लेकिन विद टाइम जब प्रोजेक्ट उसको नज़र आना शुरू हो जाएगा और उसको लगेगा कि मेरा भी इसके अंदर कोई स्टेक है, तो तब वो अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू करे लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट में. तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर को आइडेंटिफाई करके रखनी है पहले. दिस enables द प्रोजेक्ट मैनेजर टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप्स नेसेसरी टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स के अंदर जो इनपुट था, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, उनको एक्सप्लेन किया गया, जो मैंने थोड़ा सा ऊपर आपको बता भी दिया है कि द प्रोजेक्ट चार्टर कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट एंड अफेक्टेड बाय द रिजल्ट और द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सच एज प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, कस्टमर्स, टीम मेंबर्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट. और ये चीज़ें उसने लिखा है कि चैप्टर 4 के इन इन हेडिंग्स में आपको मिल जाएगा. प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ भी इसी तरह उसने एक्सप्लेन किया कि इफ़ अ प्रोजेक्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ प्रोक्योरमेंट activity or is based on an established contract, the parties in that contract are key project stakeholders. Other relevant parties such as suppliers should also be considered as part of the project stakeholder list. कि जो भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अगर किसी पार्टी किसी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के थ्रू आई है तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा अपना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं. और इसके अलावा जो भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, दूसरे इस तरह के जो लोग हैं जो लिंक्ड हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने की वजह से, तो उनको प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए. एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये चीज़ें भी आपको बता दी हैं, ये आप देख लें यहाँ पे. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, इसके अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट कैन इन्फ्लुएंस द आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स प्रोसेस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू स्टेक होल्डर रजिस्टर टेम्पलेट्स. कि जिस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करते हैं उसके मुताबिक, प्रोसेस के मुताबिक आपके कुछ फॉर्म्स बने होंगे, कुछ फॉर्मेट्स होंगे. तो वो यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी है कि स्टेक होल्डर रजिस्टर टेम्पलेट्स, कि आप किस तरह स्टेक होल्डर्स का रजिस्टर बनाते हैं, क्या क्या हेडिंग्स होंगी उस रजिस्टर के अंदर, क्या क्या कॉलम्स और रोज़ हो सकती हैं. तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट हो सकती है, इसलिए आप वो भी देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे. पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो किए उसके अंदर से क्या लेसन्स मिले, और पिछले प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर रजिस्टर.
अब आगे आ गया जी सेकंड स्टेप, यानी आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स के अंदर सेकंड स्टेप इनपुट करने की चीज़ों के बाद टूल्स एंड टेक्निक्स। कि आपने जो भी चीज़ें इनपुट की हैं, ऊपर से 4 तरह की चीज़ें, प्रोजेक्ट चार्टर, डॉक्यूमेंट्स, एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। तो यहाँ पे हम उसको अब टेक्निक्स लगाएंगे, जिसके अंदर पहली टेक्निक है स्टेक होल्डर एनालिसिस। के स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे, उनका क्या क्या रोल होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ सिस्टमेटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग quantitative and qualitative information to determine whose interest should be taken into account throughout the project। कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको एनालाइज करना है कि कौन कौन सा स्टेक होल्डर हो सकता है, उसको आपने क्वान्टिफाई भी करना है, क्वालिफाई भी करना है कि वो किस तरह प्रोजेक्ट के अंदर अफेक्ट कर सकता है और उसके क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर वो सारा कुछ आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इंटरेस्ट क्या होंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, किस तरह उनके साथ बातचीत की जा सकती है, किस तरह उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ाया जाए ताकि प्रोजेक्ट के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हों। और ये जो स्टेक होल्डर एनालिसिस है, ये ऑब्वियसली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि आपने, अगर हो सकता है कि पहली दफ़ा जो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं वो कम थे, उसके अलावा और भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि अगले जो टूल्स हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट जजमेंट और मीटिंग्स वगैरह, उसके अंदर आपको हो सकता है कि ये यहाँ पे जो आपने वर्किंग की है उसके बाद और वर्किंग करनी पड़े। यहाँ पे ये स्टेप्स हैं जो जनरली फॉलो किए जाते हैं। आइडेंटिफाई ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। उनके क्या रोल हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या डिपार्टमेंट है, इंटरेस्ट क्या, उनकी क्या नॉलेज है, एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लुएंस वगैरह। जो की स्टेक होल्डर्स हैं दोज आर यूजुअली इजी टू आइडेंटिफाई। जो इतने प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स नहीं हैं उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। और की स्टेक होल्डर्स में कौन है, दे इंक्लूड एनी वन इन अ डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट रोल हु इज़ इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट आउटकम सच एज द स्पॉन्सर, the project manager and the primary customer। Or identifying other stakeholders is usually done by interviewing identified stakeholders and expanding the list until all potential stakeholders are included। यानी कि stakeholders तो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, लेकिन उन जितने जल्दी वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं उतनी जल्दी ही उनके इन्फ्लुएंस और एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो सकती हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली है। जिस तरह प्राइमरी कस्टमर है, उसका अगर एक्सपेक्टेशन या इन्फ्लुएंस लेवल चेंज हो जाए, जो शुरू में था उसके बाद उसको लगे कि नहीं अब ऐसा होना चाहिए, तो उसको हैंडल करना उतना ही मुश्किल होगा, बजाय इसके कि बाहर से जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं है और जिनका स्टेक ऑब्वियसली प्राइमरी कस्टमर की निस्बत कम होगा, तो अ, उनको हैंडल करना निस्बतन आसान होगा। लेकिन ये कोई फ़िक्स रूल नहीं है। आपका कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो किसी भी वक्त इतना मसला कर सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो जेपरडाइज हो रहा हो, उसको कोई ना कोई इशू डेवलप हो रहा हो। आइडेंटिफाई के बाद एनालाइज द पोटेंशियल इम्पैक्ट और सपोर्ट ईच स्टेक होल्डर कुड जनरेट एंड क्लासीफाई दैम एज टू डिफाइन एन अप्रोच स्ट्रेटजी। आपने देखना है कि वो किस तरह इफेक्ट हो सकता है या कर रहा है, और कितना इम्पैक्ट वो डाल सकता है। In large stakeholder communities, it is important to prioritize the stakeholders to ensure the efficient use of effort to communicate and manage their expectations। लार्ज स्टेक होल्डर कम्युनिटीज़ का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे बेहतर है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करें, उनको प्रायोरिटाइज करें बेस्ड ऑन कि जो भी आपने उनके साथ कम्युनिकेशन की है और उनकी क्लियरली एक्सपेक्टेशंस को स्टडी किया जाए। अब यहाँ पे जो अगला है कि असेस हाउ की स्टेक होल्डर आर लाइकली टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशंस इन ऑर्डर टू प्लान हाउ टू इन्फ्लुएंस देम टू इनहेंस देयर सपोर्ट एंड मिटिगेट पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कि आपने ये देखना है कि किस तरह कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट कर सकता है और उसको हैंडल करने का क्या तरीका हो सकता है ताकि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डेवलप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आपको लगता है कि फंड्स अगर कम हो जाएंगे, तो कोई एक स्टेक होल्डर लेट से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो किस तरह रिएक्ट कर सकता है। फंड्स कम होंगे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर को इश्यूज आएंगे,
तो उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले से कोई ना कोई प्लान बना सकते हैं ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल क्लासिफिकेशन मॉडल्स यूज फॉर स्टेक होल्डर एनालिसिस सच एज पावर ओवर इंटरेस्ट ग्रिड। ग्रिड का मतलब आपको आइडिया पहले से ही है कि आप एक ग्रिड बना लेते हैं जिसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, अगर एक एक्स पे और एक वाई पे रख लें, और उस फैक्टर की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लो हाई वगैरह वगैरह। जिस तरह पावर और इंटरेस्ट, कि आप किसी भी स्टेक होल्डर के लिए स्टडी कर रहे हैं तो एक एक्सिस पे आप अगर पावर की वैल्यूज़ रख लें और दूसरे पे इंटरेस्ट की वैल्यूज़ रख लें तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज आ जाएंगे। किसी की पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो वो एक सिनेरियो है। किसी के पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो वो दूसरा सिनेरियो है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पावर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ अथॉरिटी, कि आप एक स्टेक होल्डर को बेस्ड ऑन इट्स लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड देयर लेवल ऑफ कंसर्न इंटरेस्ट दोनों के ऊपर जज करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई स्टेक होल्डर है जिसका लेवल ऑफ अथॉरिटी यानी पावर ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट के ऊपर हमेशा उसकी नज़र होगी, वो हर वक्त प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट है और उसको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करके आपके प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकता है या प्रोजेक्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर एक कोई ऐसा है जिसकी पावर तो ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो निस्बतन आपको उससे कम डरने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको निस्बतन कम एफर्ट करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर किसी की पावर भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो शायद आपको उसके लिए बहुत ही कम एफर्ट करनी पड़े। किसी की पावर नहीं है लेकिन इंटरेस्ट उसका है, तो उसके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका इंटरेस्ट को कितना बेहतर तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आपको उसकी पावर से उतना डर नहीं है, वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है आपको उसकी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह 4 सिनेरियोज आपके इस मैट्रिक्स से जो है वो बन सकते हैं। और जिसकी एग्जांपल हम अगले पेज में देखेंगे भी। फिर है पावर और इन्फ्लुएंस ग्रिड, के लेवल ऑफ अथॉरिटी और देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। वो भी एक तरह से इंटरेस्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क है। इंटरेस्ट का मतलब है कि वो वहाँ पे अपना इंटरेस्ट, उसका कहीं ना कहीं कंसर्न है, लेकिन इन्फ्लुएंस का मतलब है कि वो हर वक्त प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अपनी राय देता ही रहे, तो वो इन्फ्लुएंस कहलाएगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को इन्फ्लुएंस कह दिया। फिर है इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट। कि इन्फ्लुएंस तो हमने देख लिया कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और जो इम्पैक्ट का मतलब है कि प्रोजेक्ट्स प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वो किस हद तक चेंज कर सकते हैं। फिर है सेलियंस मॉडल, डिस्क्राइबिंग क्लासेस ऑफ स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन दियर पावर, यानी एबिलिटी टू इम्पोज दियर विल, अर्जेंसी, नीड फॉर इमीडिएट अटेंशन एंड लेजिटिमेसी देयर इन्वॉल्वमेंट इज़ अप्रोप्रिएट। तो ये सेलियंस मॉडल जो है वो इन चारों में से डिफरेंट है, कि इसके अंदर आप स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट तरीके से क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। किन बेसिस पे, कि एक तो वो अपना जो भी उसकी मर्ज़ी है वो कितनी हद तक इम्पोज कर सकता है, कितना जल्दी वो इम्पोज करवाना चाहता है, कितने जल्दी वो एक्शन करवा सकता है, और लेजिटिमेसी कि वो क्या वो अप्रोप्रिएट तरीके से ये काम कर सकता है या नहीं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि वो आप स्टेक होल्डर्स को मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना सकते हैं। या एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ चल रहा है और पावर इस तरफ चल रहा है। तो यहाँ अगर जो भी इस क्वाड्रेंट में कोई स्टेक होल्डर लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी हाई है, तो उसको क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा, उसका हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। किसी की पावर हाई है और इंटरेस्ट उसका स्टेक होल्डर का कम है, उसका कंसर्न नहीं है इतना, तो आपने उसको सिर्फ सेटिस्फाई रखना है हर वक्त। क्योंकि आपको नहीं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हो सकता है कि वो कहीं पे भी उसका कंसर्न अगर बन जाए तो
वो आपको तंग कर सकता है। इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है और पावर उसकी नहीं है इतनी, तो आपने उसको बस इन्फॉर्म रखना है ताकि वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व रहे। और अगर इंटरेस्ट भी उसका कम है और पावर भी कम है, तो उसको आपने मॉनिटर करते रहना है। उसको देखना है कि उसके क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आ सकते हैं स्टेक होल्डर के रिएक्शंस में। फिर है एक्सपर्ट जजमेंट। ऊपर तो हमने एक तरह से टूल देखा है जिसके अंदर है कि आपने यहाँ पे जो था कि प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के अंदर ये डिफरेंट टेक्निक्स आपने देखी, ग्रेड्स देखे डिफरेंट तरह के। फिर है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट के अंदर सीनियर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो, या जो आइडेंटिफाइड की स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कस्टमर या स्पॉन्सर्स हैं, उनको आप इन्वॉल्व करते हैं और उनकी राय लेके आप कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको मज़ीद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर पहले काम किया, उनको भी स्मॉल मैटर एक्सपर्ट्स के जो टिपिकली किसी ख़ास एरिया ख़ास प्रोजेक्ट के जो डिपार्टमेंट है उसको देखते हैं, तो उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। इंडस्ट्री ग्रुप्स एंड कंसल्टेंट्स, और इस तरह थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज़ वगैरह को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये सारा डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके मुताबिक आप एक्सपर्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। और फिर मीटिंग्स हैं। मीटिंग्स के अंदर भी आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट मीटिंग्स जो हैं वो उनको उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर जो हैं वो आइडेंटिफाई होने चाहिए या नहीं हुए, या जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके रोल्स जो हैं वो ठीक तरीके से देखे नहीं गए, उनको मज़ीद देखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो है कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, वहाँ तक आपने देख लिए। आउटपुट्स को आप देख लें कि आउटपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं, कि आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, असेसमेंट इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, जिसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि इंटरनल स्टेक होल्डर है या एक्सटर्नल है, सपोर्टर है, न्यूट्रल है या रजिस्टर है, यानी पॉजिटिव है या न्यूट्रल है या नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। फिर आ गया प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कि आपने जो भी चीज़ें ऊपर स्टडी की हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ग्रिड अगर आपने देखा है और आपने देखा कि पावर और इंटरेस्ट के ग्रिड के ऊपर एक स्टेक होल्डर हमने आइडेंटिफाई किया जिसको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, तो उसको उसके लिए आप प्लान बनाएंगे यहाँ पे, जो जिसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि वो कीप हिम इन्फॉर्म्ड, तो उसके लिए भी आप प्लान बनाएंगे। तो ये सारा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का यहाँ पे प्लान आपको नज़र आएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।